सुबह सुबह 5 बजे एक लड़की की डोली ससुराल पहुंची। सुरेश ढोलवाला ढोल बजाते हुए ना जाने कौन सी उधेड़-बुन में लगा हुआ था। पता नहीं अब कब शादी समारोह में ढोल बजाने का काम मिले। पहले ही पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से शादियां बंद हो गई थी। सिर्फ घर घर के लोगों के बीच कोई फंक्शन या समारोह होने लगे थे। अब फिर से पता नहीं ये ओमिक्रॉन नाम की क्या बला आ गई है। क्या हुआ सुरेश, किस सोच में पड़ गया? ये ले तेरे हिस्से के 100 रुपए। तेरा ध्यान कहीं और था, तुझे आवाज लगा रहा था। चल आजा चाय पीते हैं। वैसे सही कह रहे हो, पहले कोरोना ने 2 साल दिमाग खराब किया है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी पटरी पर आई थी, अब ये नई मुसीबत ओमिक्रॉन आ गया है। सही कह रहे हो भैया, अब फिर से ये लॉकडाउन लग जाएगा तो हम सबका काम फिर से ठप हो जाएगा। रोजाना की कमा कर खाने वाले हम गरीबों का तो बस भगवान ही सहारा है। भैया एक चाय हमें भी दे दो, सुबह से घूम रहा हूँ, कहीं काम मिल जाए तो मालिक ने बोल दिया है अभी सब काम फिर से बंद हो रहे हैं। मुझे तो लगता है फिर से गांव वापस जाने की नौबत आने वाली है। शादियों में वेटर का काम करने वाला। मैं भी यही सोच रहा हूँ, शादी ब्याह सगाई, शादी की सालगिरह, फंक्शन सब बंद हो जाएंगे। हम वेटर और टेंट वाले मजदूर कहाँ जाएंगे? हमारी तो कमाई ही इन सब से होती है। कल ही टीवी पर बताया है ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सामने तो कोरोना का टीकाकरण अभियान वाली वैन खड़ी है ना। हाँ भैया, ये लोग अब घर घर जाकर कोरोना का टीका लगा रहे हैं। कोरोना की दोनों वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। मैंने तो खुद भी दोनों वैक्सीन लगवा ली और अपने गांव में पत्नी और अम्मा को भी लगवा दी। तुम सबके भी कोरोना का टीका लग चुका है ना? भैया कोई रह तो नहीं गया? देखो भैया, ये वैक्सीन ही है जो हमें कोरोना से सुरक्षित रख सकती है, समझे? सामने वैन खड़ी है, अगर तुम में से कोई रह गया है पहला टीका लगवा लो। और ये टीका मुफ्त में लगता है। हाँ, बस अपना आधार कार्ड दिखाओ, उसके बाद ये टीका तुम्हें लगा देंगे। मुझे तो लगता है हम सब वैक्सीन लगवा चुके हैं, पर तुम सुरेश भैया चुप क्यों बैठे हो हैं? पता नहीं, मुझे तो ये वैक्सीन लगाते हुए डर लगता है। मैंने सुना था कि वैक्सीन के बाद किसी की तबीयत बिगड़ गई भाई। अरे भैया, ये बुखार तो 1-2 दिन का होता है जो हमें कोरोना से लड़ना सिखाता है, और जरूरी नहीं कि ये टीका लगवा कर बुखार सबको हो। हाँ, तुमने अभी तक कोरोना का टीका नहीं लगवाया, इतनी बड़ी गलती की है तुमने। तुम्हें पता है कोरोना का नया प्रकार ओमिक्रॉन आ गया है। अगर ये एक बार हो गया तो कितनी तबीयत और जान पर आ जाएगी। वैक्सीन ही है जो हमें इस मुसीबत से बचने में सहायक रहेगी। और सामने टीका लगाने वाली वो जो वैन खड़ी है ना, वहाँ लगवा लो। अरे वैन तो चली गई, कितनी देर तक तो खड़े रहे वो लोग कि जो रह गया लगवा लो। एक काम करो भैया, तुम कल ही जाकर वैक्सीन लगवा लो, कम से कम एक तो लगी जाएगी। सुरेश, मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि वैक्सीन लगवा ले? मैं तो गांव से ही 2 वैक्सीन लगवा कर लौटा था। ठीक है, मैं कल लगवा लूंगा पहली वैक्सीन। तुझे इतने दिनों से खांसी हो रही है और तूने अभी तक दवाई नहीं ली। एक बार डॉक्टर से चेक तो करवा ले कि इतनी खांसी क्यों हो रही है। अरे वो सर्दी ज्यादा बढ़ गई है ना, इसी वजह से गले में खांसी और थोड़ी हरारत लग रही है। सुरेश अपने कमरे पर लौट आता है। सुरेश ढोलवाला शहर में अकेला रहता था। कुछ दिन तक वो अपनी खांसी और गले के दर्द को टालता रहता है। एक दिन, तुम्हारी तबीयत कैसी है? दवाई ली तुमने डॉक्टर से या नहीं? और कुछ पैसे भिजवा देते, मुझे जरूरत थी। मेरे पास खर्चे के पैसे खत्म हो गए हैं। विमला, यहाँ पर काम नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे बंद हो रहा है। अगले कुछ दिनों में मुझे तो लगता है वापस गांव लौटना पड़ेगा। पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। परेशान मत हो, ठीक है, तुम गांव लौटाओ, फिर देखते हैं। सुरेश इससे पहले कुछ समझ पाता उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर के कहे मुताबिक जब सुरेश का टेस्ट हुआ उसे ओमिक्रॉन हो चुका था। अब आपको 14 दिन तक एक ही कमरे में बंद रहना है, किसी से भी नहीं मिलना। अब मैं क्या करूंगा? गांव भी नहीं जा सकता, किसी से मिल भी नहीं सकता। मेरे पास तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं। क्या तुम्हें ओमिक्रॉन हो गया है? मुझे तो तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है। मैं कल ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ। नहीं बिमला, तुम मेरे पास आओगी तो तुम्हें भी ये बीमारी लग जाएगी। मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं बंसी को फोन करके मंगवा लूंगा, वो मेरे कमरे के बाहर रख जाएगा। सुरेश बंसी को फोन करता है पर सुरेश, मैं तो अपने गांव आ गया हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही सोच लिया था कि वहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है। अब देख, मैंने तुझे ये भी कहा था कि वैक्सीन लगवा ले, पर तूने मेरा कहना नहीं माना। अब तो तेरी मजबूरी है कि कुछ दिन तक तुझे, जब तक तू ठीक नहीं हो जाता, गांव भी नहीं जा सकता। तुझे अपना गुजारा करना ही होगा। क्या करूं, गांव भी नहीं जा सकता, बंसी भी चला गया, मेरी मदद को कौन आएगा? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। सुरेश कई दिन तक अपने कमरे में ही बीमार पड़ा रहा। अब उसके साथ के कई लोग उससे वहम करने लगे। सुरेश को ओमिक्रॉन हुए कुछ दिन बीत गए थे। एक सुबह, ओ भैया, वो सुरेश ढोलवाला और बंसी मुझे लगता है गांव चले गए। अरे भैया, बंसी तो कब का गांव में ही रह रहा है, पर सुरेश का सुना था उसे वो आजकल फैल रहा है ना, वो ओमिक्रॉन हुआ है उसे कुछ दिन हो चुके हैं भैया। तो उसका गुजारा कैसे हो रहा होगा? खैर खबर तो ले लेते। अरे भैया, कैसी बातें करते हो तुम? मैं गया तो मुझे भी हो जाएगा। मैं तो भूल कर भी ना जाऊं भैया।
कुछ दिमाग भी है या नहीं है? बिना उसे मिले भी तुम दूर से ही उसकी सहायता कर देते। पता नहीं किस हाल में है बेचारा सुरेश। जरा उसका फोन नंबर दो। हेलो सुरेश, अरे मैं बोल रहा हूँ रामदीन चाय वाला। कैसे हो भैया? रामदीन भैया, मेरी हालत ठीक नहीं है। पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बाहर जा नहीं सकता, फोन कोई उठाता नहीं, मैं बहुत बुरे हाल में हूँ भैया। अरे रोना बंद करो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खाने पीने का सब सामान रख दूंगा, उठा लेना, ठीक है? और मेरी जानकारी में एक डॉक्टर साहब हैं, वो वीडियो पर तुमसे बात करेंगे और जैसे जैसे वो कहें वैसे ही अपना ध्यान रखना, ठीक है? और चिंता मत करो भाई, ओमिक्रॉन के मरीज ठीक हो रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, बस हिम्मत रखो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, ठीक है? शुक्रिया रामदीन भैया। और रामदीन चाय वाले ने सारी जरूरतों का सामान सुरेश के कमरे के दरवाजे पर रख दिया और डॉक्टर से भी वीडियो पर बात करवा दी। कुछ दिनों बाद सुरेश ठीक हो गया। वो सबसे पहले रामदीन के पास गया। रामदीन भैया, आज मैं आपकी वजह से ठीक हो पाया हूँ। आपने तो सचमुच मेरा जीवन बचा लिया। मेरे बुरे वक्त में आप भगवान का रूप बनकर आए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। अरे मैंने तो बस इंसानियत का फर्ज निभाया भैया, है? मुसीबत के इस दौर में एक दूसरे की सहायता करना हर नागरिक का फर्ज है भाई। हमने जैसे कोरोना को हराया था, एक दिन ओमिक्रॉन को भी हम सब मिलकर हरा देंगे। हाँ अच्छा भैया, गांव जाकर कुछ वक्त के पश्चात वैक्सीन जरूर लगवा लेना और ये 500 रुपए रखो, तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है? रामदीन भैया, मुसीबत के वक्त ही हमें पता चलता है कौन अपना है कौन पराया। आप खुद बाल बच्चों और परिवार के खर्चे इस चाय की छोटी सी दुकान से बड़ी मुश्किल से कर रहे हो और मेरे ऊपर भी आपने इतने पैसे खर्च कर दिए भैया। अरे सुरेश भैया, पैसा तो हम फिर कमा लेंगे, पहले एक दूसरे की जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अपना ख्याल रखना और गांव पहुंचकर फोन करना है। यहाँ के हालातों का कुछ नहीं पता, कब तक ये ओमिक्रॉन रहे। जैसे ही थोड़े हालात सुधरेंगे मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, ठीक है? हाँ भैया, फरवरी तक तो वैसे भी शादियां नहीं है, उसमें भी हालात और बिगड़ गए तो सरकार पूरा लॉकडाउन जरूर लगा देगी। भगवान हमें इस ओमिक्रॉन नामक मुसीबत से जल्दी छुटकारा दिलाएं। एक दिन जरूर मिल जाएगा। अच्छा राम राम भैया, अपना ख्याल रखना, ठीक है? फिर मिलेंगे। राम राम भैया, फिर मिलेंगे। कुंती देवी का इकलौता बेटा था पंकज। पंकज 23 साल का था और वो एक साड़ी की दुकान में सेल्समैन का काम किया करता था। पंकज अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ गांव में रहती थी। वो 10 दिन पहले ही पंकज की जिद पर गांव से उसके पास रहने आई थी, क्योंकि पंकज अपनी माँ की आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन शहर में ही कराना चाहता था। माँ, परसों मिली है आपके ऑपरेशन की तारीख। कुछ दिन बाद आप फिर से पहले की तरह देख पाएंगी। अरे क्या जरूरत है पैसे बर्बाद करने की? पैसे जमा करके रख बेटा, अब तेरी शादी होगी, बहू आएगी। पैसे तो बाद में भी कमा लूंगा माँ। अगर आपको दिखाई देना बंद हो गया तो अपनी बहू को आप कैसे देख पाएंगी? पंकज की बात पर कुंती मुस्कुरा कर रह गई। इधर कुछ दिनों से शहर में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। हर दिन टीवी पर लोगों के मरने और इस बीमारी की चपेट में आने की खबरें आ रही थीं। कुंती भी बहुत चिंतित थी, लेकिन पंकज को तो हर दिन काम पर जाना ही पड़ता था। पंकज साड़ी की दुकान पर बैठा है, उसके सामने कुछ औरतें बैठी हुई हैं। अरे क्या बात कर रही हैं बहन जी, ये जो पीस है ना, मार्केट में कहीं भी चले जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। ऐसा क्या है इसमें? बहन जी ये देख रही हैं, इस साड़ी पर जो जरी का महीन काम किया हुआ है ना, पूरा हाथ का काम है। मशीन का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं होता। एक बार आप इसे पहनेंगी ना तो सबकी नजर आप ही पर होगी। लेकिन दाम तो ठीक ठीक लगाओ। देखिए बहन जी, हम लोग 2 नंबर का काम नहीं करते, इसलिए एक दाम पर ही चीजें बेचते हैं। हाँ, लेकिन एक गारंटी देते हैं हम कि एक बार जो आप हमारे यहाँ से खरीदारी करती हैं तो फिर बार बार आप यहीं आएंगी। पंकज को चीजें बेचना बहुत अच्छी तरह से आता था, इसलिए उसका मालिक भी उससे बहुत खुश रहता। उसी दिन जब सभी लोग लंच कर रहे थे, तभी उन्हें टीवी के माध्यम से ये पता चला कि कोरोना के बढ़ते केस के कारण कल से लॉकडाउन लग जाएगा। उस रात पंकज जब घर पहुंचा तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। वो जाकर बिस्तर पर लेट गया। अरे क्या हुआ बेटा, आकर यहाँ लेट गया? आज मैंने तेरी पसंदीदा खीर बनाई है। कुछ खाने की इच्छा नहीं है माँ, बदन बहुत दुख रहा है, लगता है बुखार भी है। देखूं तो। कुंती ने पंकज के सिर पर अपना हाथ रखा। सच में उसे बहुत तेज बुखार था। बुखार की कोई दवा है क्या बेटे? तुम्हें तो तेज बुखार है। अरे माँ, थी तो दवा, लेकिन पिछली बार ही खत्म हो गई थी। देखो ना, मैं लाना भी भूल गया। कोई बात नहीं, मैं कपड़े की पट्टी लगा देती हूँ, बुखार उतर जाएगा।
कुंती ने पंकज के सिर पर कपड़े की गीली पट्टी देना शुरू किया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। रात भर पंकज ठीक से सोया, लेकिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो जोर जोर से खांस रहा था। तुम्हें तो बहुत खांसी हो रही है बेटा, रुको गर्म पानी देती हूँ मैं तुझे। कुंती जब तक गर्म पानी लेकर आती उसने देखा कि पंकज की तबीयत और खराब हो रही है। उसने उसके सिर पर हाथ रखा तो उसे अब भी तेज बुखार था। थोड़ी देर में वो जोर जोर से सांसें लेने लगा। माँ मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा माँ। अरे ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, रुक मैं पीठ सहलाती हूँ, तू जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करना। कुंती पंकज की पीठ को सहलाती है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पंकज को अब भी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कुंती इस शहर में नई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद मांगे। पंकज की आंखें बार बार बंद हो रही थीं। सब ठीक हो जाएगा बेटा, क्यों आंखें बंद कर रहे हो? माँ है ना पास में, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। कुंती किसी तरह अपने बेटे को संभालती बाहर आई। लॉकडाउन के कारण सड़कें लगभग सुनसान थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने बेटे को अस्पताल कैसे ले जाएगी। तभी उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसने हाथ के इशारे से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आगे निकल गई। अरे कोई मदद करो, भगवान के लिए रुक जाओ, एक माँ को ऐसी हालत में मत छोड़ो। देखो ना मेरे बेटे की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। कुंती आधे घंटे तक हर आने जाने वाली गाड़ी से मदद की गुहार करती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं रुका। तभी उनकी नजर दूर एक खाली रेहड़ी पर गई, जिस पर छोले चावल लिखा हुआ था और सड़क से दूर किनारे पर लगा हुआ था। वो रेहड़ी शायद किसी छोले चावल वाले की होगी जो लॉकडाउन के कारण पड़ी थी। कुंती वो रेहड़ी ले आई, उस पर पंकज को किसी तरह चढ़ाया और उसे ठेलती हुई अस्पताल की ओर चल पड़ी। न जाने उन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहां से आ गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ के सामने जब उसका बच्चा परेशान हाल हो तो माँ उसके लिए मौत तक से लड़ सकती है। हांफते हांफते वो अस्पताल पहुंची। वहां पहले ही अफरा तफरी मची हुई थी। कोई इधर रो रहा था, कोई उधर, कोई इधर परेशान था तो कोई उधर, क्योंकि कोरोना ने शहर में तबाही मचा रखी थी। कुंती की नजर एक वार्ड बॉय पर गई। अरे बेटा, कोई मुझे बता दो डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, मेरा बेटा बहुत बीमार है। अरे रे रे रे, अरे आप यहाँ कैसे घुसी चली आ रही हैं? देख नहीं रही यहाँ पर पहले से ही कितने रोगी हैं? माफ करना बेटा, लेकिन मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। यहाँ सबकी हालत खराब है, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर। जब तुम्हारी बारी आएगी तो आना, ठीक है? उधर पंकज की हालत और भी खराब होती जा रही थी। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, पंकज भी वैसे ही तड़प रहा था। कुंती का सब्र भी अब जवाब दे रहा था। उसने वार्ड बॉय के पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरे बेटे को अस्पताल में भर्ती कर लो, वो बहुत बुरी स्थिति में है। अरे अम्मा, तुम समझती क्यों नहीं? यहाँ एक भी बेड खाली नहीं है, सारे बिस्तरों पर कोरोना के मरीज हैं। कोरोना? हाँ, तुम्हारे बेटे को भी कोरोना के लक्षण हैं। वो तो उसे देखकर ही मुझे पता लग गया था। देखो, बिस्तर तो कहीं नहीं मिलेगा, इसके लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था कर दो, नहीं तो शायद ये नहीं बचेगा। क्योंकि मैंने आपके बेटे जैसे कई मरीजों को ऑक्सीजन के अभाव में मरते हुए देखा है, इसलिए कह रहा हूं। वार्ड बॉय की बात सुनकर कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उसका शरीर अनजाने भय से कांपने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे बेटे, मैं इस शहर में नहीं हूँ, ये ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेगा? पहले तो यही मिलता था, लेकिन अब कहाँ मिलेगा ये तो बस भगवान ही जानते हैं, बस बता रहे हैं। कुंती अस्पताल में हर किसी से ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में पूछने लगी। उसकी हालत पागलों की तरह हो गई थी। किसी ने बताया कि यहां से 40 किलोमीटर दूर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकता है, लेकिन 25,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इतने पैसे कुंती के पास कहां थे? उसने रोते हुए ऊपर देखा और कहा, महादेव, ऐसा मत करिए, मेरे बुढ़ापे के सहारे को मत छीनिए। बहुत कम उम्र में आपने मेरे पति को बुला लिया। मैंने आपको कुछ नहीं कहा। जीवन में कई तकलीफें चुपचाप सही, लेकिन अब मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो महादेव से प्रार्थना कर ही रही थी कि एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहा, माँ जी, आपका बेटा का शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है,
वो बिल्कुल शांत पड़ा है माँ जी, आप जल्दी आइए। ये सुनकर कुंती भागी भागी पंकज के पास गई। सच में पंकज का शरीर शांत हो गया था। अब उसमें कोई भी हलचल नहीं थी। माँ जी, लगता है आपका बेटा अब नहीं रहा। कुंती ये शब्द सुनते ही दहाड़ी मारकर रोने लगी। पंकज, पंकज उठना बेटा, मेरा ऑपरेशन अब कौन कराएगा? तेरी बहू को मैं कैसे देखूंगी? चल, माँ को ऐसे तंग मत कर। चल, उठ जा, उठ जा मेरा अच्छा बेटा, उठ जा। अचानक पंकज के शरीर में थोड़ी हलचल हुई। कुंती कुछ समझ पाती तभी वहां एक औरत रोते हुए आई और कुंती से कहा, मैंने अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की, उसे भी ऑक्सीजन की कमी थी। मैंने किसी तरह सिलेंडर का भी इंतजाम किया, लेकिन जब तक मैं ये सिलेंडर लेकर आई वो नहीं बचा। अब ये सिलेंडर मेरी किसी काम का नहीं। तुम ये सिलेंडर ले लो, शायद तुम्हारे बेटे की जान उससे बच जाए। तभी वहां सीनियर डॉक्टर भी आ गए। उन्हें सारी बातों का पता लगा तो पंकज का इलाज तुरंत शुरू हुआ। ऑक्सीजन का सपोर्ट उसे दिया गया। 24 घंटे बाद उसकी हालत में सुधार होने लगा। 7 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। एक गरीब मां ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो किसी इंसान के खिलाफ नहीं, एक वायरस के खिलाफ थी। लेकिन मां की दुआओं की शक्ति के आगे शायद वो वायरस हार गया। लेकिन हर एक इंसान भाग्यशाली नहीं होता, इसलिए इस शक्तिशाली और अदृश्य दुश्मन से सावधानी से लड़ें। मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तभी हिंदुस्तान जीतेगा। कोरोना